कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग जो आयुष दर्पण पे डेली जुड़ते हैं, उन सबको नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं आप लोगों को मुख्य रोग पार्ट 2 बताने के लिए आया हूँ। कल हम लोगों ने मुख्य रोग पे चर्चा किया था, थोड़ा सा किया था। अभी मैं उसको ही और आगे इलेबोरेट करूँगा, तो यह आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे, थोड़ा ये सेटिंग कर लेते हैं। तो मुख्य रोग के जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ओरल अल्सरेशन रहता है, मुंह में ना छाले पड़ जाते हैं। तो ऐसे छालों में हम लोग को क्या करना चाहिए वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो मुख पाक जब भी रहता है, ओरल अल्सरेशन रहता है, मुंह में छाले पड़े हैं, जख्म है, तो उसका कारण हमें हेतु निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हेतु के बिना आयुर्वेद की संप्राप्ति समझ नहीं आती है। आयुर्वेद इसी सिद्धांत पर चलता है कि हम लोग हेतु लिंग औषध, इसको हम लोग फॉलो करते हैं कि हेतु क्या है और लक्षण क्या है और मेडिसिन क्या है। हेतु पे ही पूरा आयुर्वेद इसी पे है। इसलिए माधव निदान हम लोग रोज पढ़ते हैं सुबह, और अपने आचार्य लोगों ने निदान पे ज्यादा महत्व दिया है। तो हमें ये देखना है कि मुखपाक होने के लिए हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं उसने गुटखा खाया है क्या, बहुत बार पान खाया है, फिर बीड़ी खाया है, और वो भी पान खाते हैं तो कत्था डाल के जो खाते हैं और उसमें और भी मसाले डालते हैं, पान मसाला डाल के, उसके वजह से उसको मुखपाक हो रहा है क्या। मैं आप लोगों को एक सच बात बताता हूँ। मैं 11th में था, तो मेरे साथ एक लड़का था। तो वो उसको ना माणिकचंद, जो आप लोगों को मालूम होगा, एक गुटखा आता था पहले, आजकल तो बैन हो गया महाराष्ट्र में। तो माणिकचंद का उसको शौक था। उसके पापा बजाज ऑटो कंपनी जो है उसमें कुछ तो अच्छे पोस्ट पे थे। तो और उसको मतलब वो लड़का थोड़ा शौकीन था पान मसाला वगैरह का। और उस टाइम पे माणिकचंद खाना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ऐसे करके ना बहुत ऐसे ये था, टीवी में ऐड भी आता था, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। और माणिकचंद जो था ना, वो कंपनी जो रसिकलाल जी हैं, वो जैन समाज के, तो वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे बॉलीवुड स्टार्स का प्रोग्राम भी रखते थे। जो बॉलीवुड के जो रहते ना अवार्ड विनिंग, माणिकचंद ऐसे स्पॉन्सर करता था। तो लोगों को ना एक शौक था उस जमाने में। तो 94 95 की बात है। तो बहुत शौक था। तो उसने क्या किया, उसने एक बार मेरे को ऐसे देखा, मैं 11th में था, मैं डॉक्टर नहीं था उस टाइम पे, मैं 11th में था। लेकिन उसने मुझे एक बात बताया कि देखो ना, मेरा पूरा मुंह जो है ना, ये पूरा काला हो गया है और मुंह में छाले पड़ गए थे, जीभ में भी पड़ गए थे और पूरा मुंह में भी पड़ गए थे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या किया। तो उसने कहा कि मैंने क्या किया कि माणिकचंद लिया और मुंह में डाला, और माणिकचंद लेके पूरा मुंह भर के, और मैं क्योंकि वो कॉलेज से जाता था, गरवारे कॉलेज है पुणे में, गरवारे कॉलेज से बजाज ऑटो तक जाने में 2-3 घंटा लग जाता था। जो बजाज ऑटो की बस आती थी, उसके पापा उस कंपनी में थे, तो वो बस फ्री था उन लोगों के लिए। तो मैं बस में सो गया, और वो माणिकचंद के वजह से वो पूरा अंदर अंदर छाला पड़ा। फिर उसने तब भी, लेकिन खाने का शौक तो है ही, तो उसने क्या किया कि, और वो जैसे चेन स्मोकर रहते हैं ना, कि एक सिगरेट खत्म हुआ कि फिर पीना है, फिर चेन स्मोकर जैसा ही उसको एडिक्शन था कि एक मार्टिजन खत्म हुआ और उसके बाद में फिर खाना है, फिर खाना है। तो उसको मुंह में छाला होना शुरू हुआ, वहां से जख्म होना शुरू हुआ। और फिर उसने क्या किया कि रात को भी, वो 11th का एग्जाम का तैयारी कर रहा था, और उसने माणिकचंद खाया मुंह में कि माणिकचंद करके दिमाग तेज चलता है, ये उसका मानना था। और वो मुंह में रखते ही और वो सो गया, और रात भर रख दिया। और फिर उसके बाद में फिर एग्जाम दिया। तो एग्जाम देने के टाइम पर भी माणिकचंद, मतलब उसने बंद नहीं किया, जख्म पे जख्म, जख्म पे जख्म। इससे वो कुछ दिन के बाद इतना हो गया कि उसको पानी भी नहीं निकला जा रहा था, इतना ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था। मतलब अंदर जो ये बोलते हैं ना स्टोमेटाइटिस, ये जो ओरल अल्सरेशन, तो ये मैंने खुद देखा है। तो ये गुटखा खाना, ये तो सबसे मेन कारण होता है। पान खाना, उसमें भी जर्दा और ये कत्था वगैरह डाल के। उसी तरह से मलावष्टम्भ रहना, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है ना, उनको मुखपाक जरूर होता है, क्योंकि बॉडी का हीट नहीं निकल रहा है, मल नहीं निकल रहा है, कॉन्स्टिपेशन है उनका, तो उनको मुखपाक जरूर रहता है। जो मल होता है उसको मल ही कहते हैं, मलिनी करनात् मलहा। मल जो है वो निकल जाना चाहिए शरीर से। अगर वो मल नहीं निकल रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो रीअब्जॉर्ब होता है और उसका असर मुंह में पड़ता है। इसी तरह से संग्रहणी के रोगी जो रहते हैं, आईबीएस के पेशेंट जो रहते हैं, जिनको क्रॉनिक ये रहता है, संग्रहणी रहता है कि मुहरबद्धम मुहरद्रवम, पूरा ग्रहणी कला, ग्रहणी के रोग से भी आगे की अवस्था रहती है कि उनको हर समय पेट की बीमारी रहती है, खाया पिया पचता नहीं है, और मैदा की तरह मल प्रवृत्ति होती है, ऐसा आंव पड़ा हुआ रहता है। तो उनके बॉडी में बहुत ज्यादा हीट रहता है, विकृत स्वरूप का उष्णता तीक्ष्णता बढ़ा रहता है, और उसका असर मुंह में आता है, उनको मुंह के छाले जरूर पड़ते हैं। इसी तरह से प्रवाहिका जिनको होता है, जिसको मतलब बार बार मल प्रवृत्ति होती है, कृत्य कृत्य संज्ञता, ऐसा कंडीशन रहता है
उनको भी ओरल अल्सरेशन जरूर रहता है, और ऐसा पेशेंट आते ही हैं। हमको ना ये हेतु निकलना बहुत जरूरी है। केवल आपके पास जब पेशेंट है ओरल अल्सरेशन के लिए, तो आप एलोपैथी जैसा मत कर दीजिए कि जाति फलाती चूर्ण दे दो, त्रिफला चूर्ण दे दो, सूक्ष्म त्रिफला दे दो और एकेटी दे दो और मुंह को। ये ठीक है, आपका चिकित्सा सही है, और आप ये भी मत बोलिए कि हम शॉर्टकट मारेंगे। नहीं, लाइफ में कभी भी शॉर्टकट मत मारिए। आप चिक चिक करिए, क्योंकि आप चिकित्सक हैं। चिकित्सा का कार्य है कि चिक चिक करना है, क्यों हुआ है। और जब हम ये जानेंगे तभी हम उनको गाइड कर पाएंगे कि आपको ये सब नहीं खाना है। क्योंकि आप अगर बार बार बीमार पड़ना चाहते हैं तो आप ये खाएंगे, लेकिन आपको अगर छोड़ना है तो छोड़ने से ही ये ठीक हो सकता है। तो हम अभी अभी तो ठीक कर देंगे। जैसे कि कोई कार है, कार को अपने मैकेनिक के पास ले गए, वो एक बार ठीक कर देगा, लेकिन कार अच्छे से नहीं चलाएंगे तो कार बार बार खराब होगा। तो जो हमारे पेशेंट होते हैं ना, वो डॉक्टर को ब्लेम करने में बहुत होशियार होते हैं कि हमने तो ट्रीटमेंट लिया लेकिन वो डॉक्टर से कुछ फायदा नहीं हुआ, बार बार तो मुंह में छाले पड़ ही रहे हैं, वो डॉक्टर ने क्या इलाज किया। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं पेशेंट कि उन्होंने क्या खाया पिया। ये उनकी गलती रहती है, और कभी कभी जानबूझ के क्या रहता है, कभी कभी अनइंटेंशनली उनका हेतु सेवन हो रहा होता है। तो इसीलिए हमें प्रवाहिका की हिस्ट्री है क्या, वो जानना जरूरी है। अगर प्रवाहिका की हिस्ट्री है जिसमें बार बार प्रवाहन हो रहा है, सकफ मल प्रवृत्ति हो रही है, बार बार जाना पड़ रहा है, अर्जेंसी है, हरीनेस है, और उनको बार बार म्यूकस भी निकल रहा है, अल्सरेशन है या नॉन अल्सरेशन है, या फिर क्रॉन्स डिजीज है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, रक्तज प्रवाहिका है, ये सब हमें कंसिडर करके और फिर उस व्याधि की चिकित्सा करना है। तो जब वो व्याधि ठीक होगी तो जो उपद्रव है ओरल अल्सर वो भी ठीक होगा। और ये नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, हम इसके लिए भी देंगे, स्थानिक चिकित्सा करेंगे, जैसे गंडूश कराएंगे, त्रिफला क्वाथ से त्रिफला क्वाथ बना के और उसमें मधु डाल देंगे और घी डाल देंगे, और विषम मात्रा में, समान मात्रा में जहर होता है, विष होता है, विषम मात्रा में डाल के और पेशेंट को बोलेंगे कि गंडूश करिए, कवल धारण करिए। त्रिफला क्या, हम लोग और भी बहुत सारे द्रव्य हैं जैसे गुड़ूची है, और सबसे मेन मुझे खदीर का अच्छा रिजल्ट है ओरल अल्सरेशन में। खदीर बहुत अच्छा रहता है, खदीर आदि वट्टी भी चूसने को देने से फायदा होता है। इसी तरह से लोद्र का चूर्ण है, कषाय रसात्मक जो कुटज है ना, आप देखिएगा कुटज जो है वो कुष्ठग्न में है, तो कुटज का भी चूर्ण लगा दिया ना तो बहुत अच्छा हील कर देता है। जितने भी कषाय रसात्मक द्रव्य हैं आप लोग के पास जो भी अवेलेबल है कषाय रसात्मक, कषाय होना चाहिए, तो उसका करने से बहुत ज्यादा अल्सरेशन हील हो जाता है। इसी तरह से हमें ये भी देखना है कि रक्त दुष्टि है क्या। पेशेंट को रक्त दुष्टि अगर रहेगा, जैसे कि पेशेंट ने बहुत ज्यादा रात्रि जागरण किया, बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे नॉनवेज खा रहे हैं, रेड मीट वगैरह खा रहे हैं जो उसके बॉडी को साथ में नहीं है, ऐसे नॉनवेज खा रहे हैं जिसके, और उसके साथ अल्कोहल भी पी रहे हैं, तो उसका पूरा ब्लड जो रहता है रक्त दुष्टि हो जाती है, तो उसको अल्सरेशन बार बार होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लाल मिर्ची पाउडर खाते हैं, इतना ज्यादा खाते हैं, इतना ज्यादा खाते हैं कि उनके पेट में, ग्रहणी कला में भी छाले पड़ जाते हैं, अल्सरेशन हो जाता है, और वही आगे जाके ड्यूडिनल अल्सर या पेप्टिक अल्सर भी होता है। ये ज्यादा मिर्ची, गरम मसाले खाना, ये भी एक हेतु होता है, और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। कुछ तो मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि उन लोगों ने इतना मिर्ची खाया, जानबूझ के जो गोलगप्पे वगैरह रहते हैं ना उसमें तीखा डलवा डलवा के खाया, तो उनको गुददा हुआ, मतलब बर्निंग सेंसेशन इन रेक्टम, एनस में पूरा जलन, ऐसे लगता है जैसे दाह निकल रहा है। कुछ मैंने ऐसे पेशेंट देखे जिन लोगों ने इतना मिर्ची खाया था कि यूरिन में भी जलन, पूरा जो उनका शेफ है ना, पूरा पेनिस है ना, उसमें ऐसे जलन हो रहा था। कुछ लोगों को वहां शेफ में पाक हो गया, इतना मतलब ऐसे पक गया, छाले पड़ गए इतना, लेकिन खाना पीना तीखा ही रखना है उनको। और कुछ पेशेंट मैंने ऐसे देखे जो तंबाकू गुटखा वो ज्यादा खा रहे थे। कुछ लोगों को आदत रहती है कि तंबाकू लो और मुंह में ऐसे डालो और रहो। आप लोगों को मालूम है सिंगापुर जैसी कंट्री है, वहां पे अगर स्पिटिंग किया तो फाइन लगता है, और सब जगह सीसीटीवी कैमरा है, अगर आप पकड़े गए सीसीटीवी में तो फाइन पे फाइन। अगर आपने कुछ ऑब्जेक्शन लिया कि हमें फाइन क्यों लगा, वहां डबल फिर फाइन लगता है। तो स्पिटिंग करना गुनाह है। लेकिन भारत में कैसा है कि कायदा कानून उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, लोग यहाँ तंबाकू गुटखा खाते हैं, थूक देते हैं पूरे रोड पे, जबकि ये गलत चीज है। हमारे थूकने से, अभी तो कोरोना काल में तो कितना ऐसे गाइडलाइन हुआ कि मुंह पे मास्क लगाइए, थूकना नहीं है, इससे वायरस फैलता है। तो लेकिन ना ये गुटखा ही नहीं खाना चाहिए। सबसे मेन बात है कि ऐसे शौक मत पालें। हमारे पेशेंट को हमें सिखाना चाहिए कि मुंह का जो ओरल हाइजीन है,
वह हमें मेंटेन रखना है। नहीं तो गुटखा खाने से और पान पराग ये सब खाने से कोई इंसान ऊंचा नहीं हो सकता है। टीवी वाले तो ऐड करते हैं, बेचने के लिए करते हैं। अभी बड़े बड़े जो फिल्मी कलाकार हैं वो लोग भी ऐड करने आ जाते हैं, ऊंची लोग ऊंची पसंद, कमला पसंद, मसाला, ये सब गलत है। ये इंडिया के लोगों को गलत चीजें आचरण सिखाया जा रहा है, जो हमें अपने पेशेंट लोगों को बोलना चाहिए कि ये सब दांत को खराब करते हैं, पायरिया करते हैं और जिंजिवाइटिस करते हैं, अल्सरेशन करते हैं। और मुंह जितना स्वस्थ रहेगा, अपने दांत अच्छे रहेंगे, अपने दांत स्वस्थ रहेंगे, उतना अच्छा खाना हमारे जिंदगी में जाएगा। जिंदगी भर फिर हमको कोई बीमारी नहीं होगी, ग्रहणी दृष्टि नहीं होगी, हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वह अच्छा होगा। तो कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं कि फिर जी क्यों रहे हैं, अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं, शौक नहीं करेंगे तो जी क्यों रहे हैं। आप लोग जैसे तो नहीं रहेंगे कि हम सुबह उठेंगे और संहिता पढ़ेंगे और दिन भर हम पेशेंट देखेंगे, ऐसा तो नहीं है। जी क्यों रहे, तो जियो ना, आप जियो, लेकिन गलत तरीका से अगर जिएंगे तो फिर आप डॉक्टर के पास आइए और डॉक्टर को पैसा देते रहिए और बीमार पड़ते रहिए। भोग जो रहता है ना मुंह में अल्सरेशन का, आपके पास समोसा रखा है, जलेबी रखा है, मिठाई रखा है, मुंह में अल्सरेशन हो गया, कैंसर हो गया, तो फिर आपका कहाँ मजा का क्या हुआ। तो इसीलिए बोला है मिथ्याहार विहार अभ्यम, मिथ्या आहार विहार करने से ही सब। और ये हमें पेशेंट को ऐसा नहीं बोलना है कि उसको लगे कि बकवास लेक्चर कर रहे हैं। पेशेंट अगर बात मानता है, भिषक वैश्य है, बात मानता है तो ठीक है, हम उनकी इलाज करेंगे। अगर नहीं बात मानता है तो हाथ जोड़ के नमस्ते प्रणाम करना है, आप बोलिए कि आप किसी और डॉक्टर के पास जाइए, हम आपका इलाज नहीं कर सकते हैं। हम इतने सामर्थ्यवान और बुद्धिमान नहीं है कि आप पढ़े। एक बार तो क्या हुआ मेरे पास एक जो एमपी होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है औरंगाबाद सिटी से, मतलब महाराष्ट्र में औरंगाबाद सिटी से, वो मुझे आए और बोले कि और उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह भी थे। तो वो आए, उनको बहुत ज्यादा अपने पे अहंकार था कि मैं एमपी था। तो वो आए, 2005 की बात है, वो आए और उन्होंने दो ऐसे बड़े बड़े ना रम के बोतल रखे मेरे टेबल पे और बोलते हैं कि डॉक्टर इसके साथ कोई परहेज है तो वो बोलो, आपको जो पैसा चाहिए वो मैं करूंगा, लेकिन दारू के साथ मेरे को डाइट वो मतलब हमें दारू पी के और फिर इलाज कराना है, इसके साथ कोई दो। तो मैंने उनसे माफी मांग लिया कि सर आप बहुत ग्रेट हैं, आपके जैसा तो महान कोई है ही नहीं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास पावर भी है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो आपका कितना रुतबा है। मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूँ, मेरा ज्ञान और मेरी बुद्धि उतना नहीं है कि मैं दारू के साथ, शराब के साथ आपको कोई परहेज मतलब दारू के साथ कोई इलाज कर पाऊँ, क्योंकि मेरी दवाइयाँ कुछ अलग तरीके से हैं। मैं आपको तो वो बोले कि नहीं नहीं, ध्यान नहीं ध्यान नहीं। मैंने उनसे माफी मांग दिया, मैंने इलाज नहीं किया। अगर मैं कुछ भी दवाई दूं और उनको वो दारू के साथ रिएक्शन होगा तो वो मेरे को ही फिर पकड़ेंगे, कॉलर पकड़ के बोलेंगे कि मेरे को क्यों दवाई दिया। इसीलिए हमें सेफ रहना है, और जो पेशेंट नहीं परहेज पाल सकते हैं उनको नहीं करना है। मेरे पास कभी कभी ऐसे लोग भी हैं जो कमिश्नर थे, मतलब पुलिस का रेड बत्ती का उससे लेके आते थे, और हम कमिश्नर हैं, हम ये डिपार्टमेंट में, कस्टम डिपार्टमेंट में, एक्साइज डिपार्टमेंट में है, और मतलब अपना रुतबा लेके आते थे। मैं उनको डाइट बोलता था कि ये करना है, तो नहीं नहीं हम इससे नहीं कर सकते, इससे अच्छा तो दूसरा डॉक्टर कर देगा, वो तुमसे बड़ा है, ऐसे बोलते थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप बहुत महान हैं, आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे लोगों का इलाज ही नहीं करना चाहिए जिनको अपने से ज्यादा ये रहता है, मतलब हम डॉक्टर को रिस्पेक्ट ना दे। इसलिए बोला है कि आड्य रोगी भिषक वैश्यो ज्ञापको सत्वानपि। वैसे पेशेंट जो डॉक्टर की बात ही नहीं मानना चाहते हैं उनको इलाज नहीं करना चाहिए। ये आप लोग प्रैक्टिकली सीख लीजिए, हमारे सर हैं, हमें यही चीज सिखाया है, वही चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमें बड़े लोगों का इलाज करना है जो फॉलो करते हैं, और ये फॉलो मेरा नहीं करना है, अरविंद पाठक का नहीं करना है, ये फॉलो करना है आयुर्वेद का। आयुर्वेद में जो ऋषि मुनि है उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप तो लोग हैं, चरक मुनि और सुश्रुत वाग्भट से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। तो हम उस साइंस को फॉलो करते हैं, वो साइंस के हिसाब से हम डाइट चार्ट देते हैं, हम अपना कुछ नहीं बोलते हैं। भले मैं एज में छोटा हूँ उन लोगों के हिसाब से, तो मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत रुतबा है। ठीक है, नहीं है रुतबा, लेकिन मैं आयुर्वेद को फॉलो करता हूँ, और ये ज्ञान की वजह से आपको वैसा फॉलो करना पड़ेगा। भिषक वैश्य का मतलब है कि आयुर्वेद को फॉलो करने वाले लोगों को ही हम चिकित्सा देंगे, क्योंकि आयुर्वेद में रसकल्प भी रहते हैं, स्वर्णकल्प भी रहते हैं, हर्बल भी दवाइयाँ रहती हैं, और इसमें सबसे पहले हेतु को समझना जरूरी होता है। हम आयुर्वेद को फॉलो करते हैं और आयुर्वेद को बदनाम नहीं होने देंगे कि हमने कोई दवाई दी और पेशेंट को तकलीफ बढ़ गई, तकलीफ बढ़ती है किसी और चीज से, लेकिन वो हमको बदनाम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब मुखपाक हो रहा है
तो हमने देख लिया। तो इसमें क्या दवाई देना है, तो एक ना हमारे सर के फॉर्मूला बुक में है लार का औषध, लार को ठीक करने का औषध है। मैं आप लोगों को कभी इंटरेक्टिव सेशन में दिखाऊंगा वो फॉर्मूला में क्या है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। इसी तरह से मोरचूद जो रहता है वो 125 mgm लेना है, और पका हुआ केला लेना है, इसको मिक्स करना है। मोरचूद और मोरचूद मतलब सस्यक, सस्यक आप लोगों को मालूम है, ब्लू वेट्रियोल जो बोलते हैं, कॉपर सल्फेट जो रहता है हमारे रस शास्त्र में आप लोग देखिए, तो वो महारस में है। तो सस्यक लेना है 125 mgm, और हमें पका हुआ केला लेना है, इसको मिक्स करके स्मैश करके मुंह में डाल देना है, मुंह में डाल के और हिलाना है थोड़ा थोड़ा। तो इससे जो हमारा लार है ना वो पूरी तरह से अच्छा हो जाता है। ये मैं अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ, और ये हमारे सर जी जो है ना उनके गुरुजी ने उनको सिखाया, उनके गुरुजी ने उनको सिखाया। ये परंपरागत 500 साल पुराना ज्ञान है। और दूसरा है कि वृद्ध वैद्यों का जो अनुभव रहता है कि इसके साथ ये दवाई दो, इसके साथ ये दवाई दो, तो वो अनुभव को हमें जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि सारी बातें चरक संहिता, सुश्रुत और वाग्भट में नहीं लिखा है, उसमें प्रिंसिपल लिखे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना ये हमारे काम में आती है। इसी तरह से आंवला लेना है और दूध लेना है, इसका ना अंदर अंदर लेप लगाना है जहां पर भी अल्सरेशन है, और गंडूश धारण करना है। विशेषतः पित्त संप्राप्ति रहती है तो आंवला और दूध का लेप लगा के रखेंगे, थोड़ा मुंह में रखेंगे, तो इससे मुखपाक ठीक होता है। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जब आते हैं ना तो उनको रस पाचक दिया, रक्त पाचक दिया, ऐसे जो पाचक है मांस पाचक दिया, तो उससे ना मुखपाक में, क्योंकि इंटरनली वो हील करता है, पित्त का शमन करता है। जितने भी अपने धातु पाचक है ना सारे तिक्त रसात्मक है, तो पित्त को वो शमन करते हैं और उससे मुख पाक में बहुत बढ़िया काम करता है। और जो आयुर्वेद करता है, आप एलोपैथी के पास जाएंगे तो एलोपैथी वाले जेलुसिल देंगे, एंटासिड देंगे, कोई जेल दे देंगे लगाने के लिए, लेकिन वो संप्राप्ति भंग नहीं होती है, पेशेंट को बार बार तकलीफ होती है। बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक का भी सेवन करते हैं एलोपैथी का, उससे भी मुख पाक हो जाता है बहुत सारा। या किसी ने क्रोसिन पैरासिटामोल भूखे पेट ले लिया, उससे ये हो जाएगा, लीवर में स्टोमेटाइटिस वगैरह हो जाता है, मतलब मुंह में स्टोमेटाइटिस हो जाता है, और लीवर में ये होता है, हीट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिटी होने लगती है। तो वो लोग क्या करते हैं, एंटासिड देते हैं, कोई भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो पेन किलर्स है, उसके साथ में क्या देते हैं, रेंटेक देते हैं, पेंटाप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, या फिर एंटासिड, ऐसे कुछ दवाइयां देते हैं वो लोग, ताकि वो एलोपैथी के ड्रग से मुंह में छाले ना पड़े, या बॉडी में हीट ना हो, या लीवर में इरिटेशन ना हो, तो इसीलिए देते हैं। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता है। आयुर्वेद जो है ना, हम कोई भी दवाई देते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, अगर मात्रावत दिया और युक्ति पूर्वक दिया और प्रकृति देख के दिया तो हमारा कोई, हाँ डॉक्टर की गलती हो सकती है कि उसने प्रकृति नहीं देखा और चित्रकादी वटी जैसे दवाइयां दे दी तो मुंह में छाले जरूर पड़ेंगे। मतलब पित्त प्रकृति वालों को आप देखिए देखिए चित्रकादी वटी जरूर मुंह में छाले छाले पड़ जाते हैं, तो इसका बात हमेशा ध्यान रखिए। इसी तरह से जीभ में अगर बहुत ज्यादा वाइट वाइट ऐसा सफेद सफेद ऐसा लगे जैसे फंगस फंगस वगैरह जैसा है, तो उसमें व्रण शोधक तेल, इसका मुंह में कवल धारण कराना है या गंडूश धारण कराना है, इससे पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर जीभ बहुत ज्यादा लाल लाल दिख रहा है तो व्रण रोपक तेल का गंडूश या कवल धारण कराने से मुख रोग में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से शतपत्रादि चूर्ण है वो इंटरनली लेना है, तो इससे हाइपर एसिडिटी ठीक हो जाता है। शतपत्रादि चूर्ण मतलब शतावरी आदि का चूर्ण जो रहता है, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या है। इसी तरह से चव्यादि चूर्ण है भेषज रत्नावली का, उसका भी प्रयोग करने से जो जीभ लाल भड़कदार हो गई है, बहुत रेडनेस आ गई है, वह कम हो जाता है। इसी तरह से टंकन क्षार और मधु को लेके कफत संप्राप्ति अगर है, कफ की संप्राप्ति की वजह से मुंह में बोधक कफ का विकृति आ गया है और टेस्ट नहीं आ रहा है और जीभ लाल लाल भी है और थोड़ा कफ का कोटिंग भी है, तो टंकन क्षार और मधु को लगा देना है वहां पे और मुंह में धारण करना है कुछ देर और उसके बाद में थूक देना है, कुल्ला कर लेना है, तो इससे कफत संप्राप्ति ठीक हो जाती है। इसी तरह से मुख में धारण करने के लिए कुछ कवल और गंडूश के योग बताता हूं, कौन कौन से कंडीशन में हमें कौन कौन सा कवल और गंडूश धारण करना चाहिए। ऐसे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बहुत सारा चीज है, 1.5-2 लाख दवाइयां हैं, लेकिन हमारे सर की फॉर्मूला बुक में जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब ना जीभ में लिबलिबित पना रहे, बहुत ऐसे लगे कि चिपका चिपका बहुत ज्यादा है जीभ में और पूरा मुंह में चिपका चिपका बहुत ज्यादा है, तो हमें क्या करना है कि कपित्थ रहता है, कपित्त का पानी लेना है, कपित्त का काढ़ा बना के, और कपित्त आप लोग को मिल जाएगा कहीं पर भी, तो कपित्त का पानी मुंह में धारण करे या त्रिफला का क्वाथ बना के मुंह में धारण करे, उससे सारा पिच्छिलता निकल जाता है, क्योंकि कषाय रस जो रहता है वो पिच्छिलता को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। तो त्रिफला का काढ़ा या कपित्त का पानी इसका लेना चाहिए। उसी तरह से
अगर लालपना है, रेडनेस बहुत ज्यादा है पूरा मुंह में, और ऐसे लग रहा है कि दाह हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, जीभ में भी लालपना है, और ये लालपना कैसे है कि पित्त के उष्णता तीक्ष्णता की वजह से है। तो दूध का कवल धारण करना चाहिए। गाय का दूध जो रहता है सर्वश्रेष्ठ रहता है, तो गाय का दूध को मुंह में धारण करके रखिए। आप लोग पेशेंट बोले आप टीवी देखते रहिए, न्यूज देखते रहिए, और मुंह को धारण करके ठंडा दूध, ऐसा नहीं कि गरम गरम दूध लेके और भी बढ़ जाए, तो मुंह में दूध को धारण करना है, बहुत बढ़िया काम करता है। वो पूरा मुंह का दाह, मुख दाह जो बोलते हैं, लालिमा वगैरह, उसको ठीक कर देता है। अगर मुंह में जलन हो रही है बहुत ज्यादा, किसी ने क्या किया है कि बहुत ज्यादा मिर्ची वगैरह बहुत ज्यादा खाया, स्पाइसी खा रहे खाए, और लाल मिर्ची बहुत ज्यादा खा लिया, आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, लोग ना लाल मिर्ची खा लेते हैं गुस्से में या अति उत्साहित होकर, उनको जलन हो रही है बहुत ज्यादा, या फिर कोई केमिकल कुछ मेडिसिन खा लिया जिसकी वजह से मुंह में जलन हो रही है, और कंटिन्यू जलन हो रही है, या केमोथेरेपी के बाद भी लोग ऐसे आते हैं कि मुंह में जलन हो रही है बहुत ज्यादा। तो इसमें आयुर्वेद में हमारे सर ने बताया कि घी जो रहता है, गाय का घी, उसको मुंह में कवल धारण करना है, कवल की तरह हिलाना है और गंडूश की तरह धारण करना है। तो जो गाय का घी होता है ना, वो दाह को कम कर देता है, क्योंकि घी जो होता है संस्कारानुवर्ती होता है, और उसके वजह से हीट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये आहार्य द्रव्य है, सारे चीज बता रहा हूँ, आहार्य द्रव्य है, ये बॉडी के लिए यूजफुल है, लेकिन हमें कोई सिखाता नहीं है कि दूध का मुंह में कवल धारण कर लिया कितना बढ़िया काम होता है, कोई सिखाता नहीं है। तो मेरे सर ने तो हमें सब कुछ सिखाया, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से जीभ में, और जीभ में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, अंदर ही अंदर पूरा बर्निंग हो रहा है बहुत ज्यादा, जीभ में खासकर हो रही है, तो जो नारियल का पानी होता है, कोकोनट वाटर को मुंह में अगर धारण कर ले तो जीभ का जलन पूरी तरह से ठीक कर देता है। कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं कि सब मैंडिबुलर जॉइंट है ना, वो लॉक हो जाता है, जो बोलते हैं ना कि ये पूरा, ये जो जबड़ा है ये खुल नहीं पाता है, ऐसे कंडीशन रहती है। तो मुंह नहीं खोला जा रहा है, तो हमें क्या करना है कि कच्चा केला जो रहता है उसको पीस के और मुंह में भर देना चाहिए, या ऊपर लगा देना चाहिए, तो उससे ना वो पूरा खुल जाता है, ओपन कर देता है। कच्चा केला का जो अंदर का भाग है, कच्चा केला का, वो पीस के लगा भी देना है और मुंह में भर देना है, तो उससे धीरे धीरे, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो जो ये लॉक हो गया है ना पूरा सब मैंडिबुलर जो है, जिसको हनुग्रह बोलते हैं, हनुग्रह, तो वो हनु को पूरी तरह से खोल देता है, और ये प्रैक्टिकली प्रूवन है, मैंने अपने पेशेंट को दिया है, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से ज्येष्ठ मध है, ज्येष्ठ मध का लेप भी लगा देना है, क्योंकि वो एंटी इंफ्लेमेटरी रहता है, और ज्येष्ठ मध का ऐसे पानी में घोल के मधु या घृत मिला के विषम मात्रा में, और मुंह में ऐसे जितना भी मुंह खोल पर है थोड़ा थोड़ा हनुग्रह है तो थोड़ा थोड़ा भर दीजिए, और उससे वो ये करेगा, थोड़ा थोड़ा अंदर लेगा पेशेंट, और उससे हनुग्रह जो है सब मैंडिबुलर जॉइंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ गया वो पूरी तरह से खुल नहीं रहा, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से मुंह में अगर छाले बहुत पुराने पुराने हैं, जख्म बहुत पुराना पुराना है, कुछ लोग अभी क्या है ना कि कुछ लोग ना कुछ चीजें खा रहे हैं, जैसे गन्ने का ऐसे निकाल के खा रहे हैं और जख्म हो गया, या कोई ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे अंदर अंदर जख्म हो गया या इंजुरी हो गया, और जख्म है बहुत ज्यादा, मुख में दुर्गंधता भी बहुत ज्यादा आ रही है, और मुख में दुर्गंधता ज्यादातर किस में आती है, तो HIV पेशेंट में आती है। HIV पॉजिटिव पेशेंट है, क्योंकि मैंने देखा है अपने सर के क्लिनिक में, मेरे पास तो आते हैं पेशेंट, वो दूर से ही मैं देखता हूँ, उनको पंचकर्म नहीं करता हूँ, वो प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो HIV पेशेंट में फिर हमें क्या करना चाहिए कि कटहल जो रहता है, कटहल को मधु के साथ उसको पहले पीस देना है, कटहल का जो कोआ जो अंदर का जो रहता है ना, पका हुआ कटहल, उसको पीस देना है मधु में मिक्स करके, और फिर उसको अंदर धारण कराना है, तो इससे जख्म जो रहता है मुंह में वो ठीक होता है, और मुख दुर्गंधता जो आ रही है, मुंह से बहुत ज्यादा गंदा बास आ रहा है, और खासकर HIV पेशेंट में तो बहुत बढ़िया काम करता है। कटहल को जो अंदर पका हुआ जो ये रहता है ना, कोआ जो बोलते हैं, उसको पीस के मधु के साथ मिक्स करके और वो मुंह में धारण करना है, हमें धारण करना है, केवल ऐसे खाना नहीं है, खाने में तो टेस्टी लगता है लेकिन उसको धारण करना है, इसका महत्व रहता है गंडूश और कवल धारण करने से। इसी तरह से मुख बहुत सूख रहा है, मतलब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरा मुंह सूख रहा है, ये तो आप लोग को समझ आ रहा है, लेकिन मुंह में बहुत ज्यादा रुक्षता हो गई है, और बहुत ज्यादा मुंह का स्वाद जो है वो तिक्त हो गया है, कड़वापन बहुत ज्यादा आ गया है। तो इसमें क्या करना है कि सिद्ध घृत सुबह और शाम खाने के बाद, सिद्ध घृत, सिद्ध घृत में क्या होता है, जैसे कि पंचतिक्त घृत हो गया, वह महातिक्त घृत हो गया, फिर गुगुल तिक्त घृत हो गया, या दाढ़ी मादी घृत हो गया, या फिर आमलक आदि घृत हो गया, कटुक आदि घृत, जो पेशेंट को साथ में हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा कड़वा कड़वा दे दें और पेशेंट को उल्टी आने लगे, हमें उल्टी नहीं कराना है, हमें हील करना है। तो मैं अपने प्रैक्टिस में क्या करता हूँ, शतावरी आदि घृत होता है या शतावरी घृत मिलता है,
या मतलब हमारे सर के फार्मेसी में बनता है, शतावरी घृत लेके आता हूँ और पेशेंट को वो मैं दे देता हूँ कि आप ना जब भी मुंह सूख रहा है बहुत ज्यादा, वो लोग पानी पीते हैं तब भी उनका मुंह सूख रहा है क्योंकि रुक्षता बढ़ी है, वायु का जो प्रकोप हुआ है उसके वजह से रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है। तो उसमें सिद्ध घृत, शतावरी घृत हो गया, दाढ़ी माती घृत, इसको मैं मुंह में कवल धारण कराता हूँ। कवल धारण मतलब हिलाते रहना है या गंडूश धारण कराता हूँ, और इतना नहीं भर देना है कि मुंह दुखने लगे, हमें उतना और टाइम भी हमें देखना है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कितना देर तक वो गंडूश और कवल धारण कर सकता है। कवल जो है वो हिलाते रहना है, और गंडूश है और धारण तो दोनों में ही हो रहा है, लेकिन कवल में हिलाते रहते हैं और गंडूश मुंह में रोक के रखते हैं। इसी तरह से बला युक्त जो ये रहता है, गोंद रहता है, या मोचरा सिद्ध शीर बला तेल है, मोचरा सिद्ध शीर बला तेल, या फिर बला युक्त या मोचरा सिद्ध जो ऐसे कोई तेल होता है, शीर बला तेल वगैरह हो गया या शुद्ध बला तेल हो गया, इसका नस से देने से जो मुंह में सुखावट है, वो जो ड्राइनेस है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है ये। और इसी तरह से जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को मांसरस जो रहता है उसको ठंडा करके, मांसरस को ठंडा करके मुंह में गंडूश या कवल धारण कराने से जो मुंह सूख रहा है या फिर तिक्त रसात्मक हुआ है, मुंह का तिक्तास्यता जो हुआ है, तिक्त रसात्मक नहीं बोलना चाहिए, तिक्तास्यता हुआ है, कड़वापन आ गया मुंह का स्वाद, वो पूरी तरह से मांसरस को अगर हम लोग ठंडा मांसरस, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला, ऐसा नहीं कि चिल्ड, जो नॉर्मल मांसरस रूम टेम्परेचर में होता है उसका कवल या गंडूश धारण कराने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर कभी कभी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका मुंह जो रहता है बहुत ज्यादा चिकट रहता है, जैसे कि बहुत ज्यादा चिपचिपा हो गया है, मुंह खोलने में बात करने में उनका मुंह ही नहीं खुल रहा है क्योंकि अंदर कफ का लेप लगा रहता है, तो हमें क्या करना है, आरोग्य वर्धिनी बटी 2-2 गोली सुबह शाम देना है, दूध के साथ देना है, और लीला विलास रस जो अम्ल पित्त में बताया उसको अगर चूस चूस के खाएं, और आरोग्य वर्धिनी बटी भी अगर चूस के पॉसिबल है, तो असल में कड़वा होता है, ऐसे इंटरनली ले ले या लीला विलास रस इंटरनली ले लें या चूस चूस के खाएं, वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। तो इससे ना मुंह का जो चिपका अंदर अंदर चिपचिपापन रहता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से अगर ना सभी तरह के मुख रोग हमें ठीक करने हैं, मुंह में छाले हो गए, जिंजिवाइटिस हो गया, या पायरिया हो गया, या कुछ भी व्रण हो गया, उसमें काम कराना है, तो सबसे अच्छा दवाई जो रहता है वो भृंग राजासव, भृंगराज से बनाया वो जो आसव रहता है बहुत अच्छा रहता है, मार्केट में भी मिलता है, नहीं तो आप लोग देखिए खुद बना ले तो बहुत बढ़िया काम करेगा। या खाना खाने के बाद 6-6 चम्मच पानी में मिक्स करके अगर दे दिया जाए तो हर तरह के मुख रोग में भृंग राजासव का बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको अन्न निगला नहीं जा रहा है, अन्न को निगल नहीं पाते हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं मेरे प्रैक्टिस में कि जिनको पुलिस ने मारा है या फिर अंदर बॉक्सिंग वगैरह किया है, या कुछ ना कुछ कारण होता है जिसकी वजह से खाना निगला नहीं जा रहा है, और कोई पैथोलॉजी नहीं है, टॉन्सिल वगैरह नहीं है, लेकिन अन्न निगल नहीं पा रहे हैं, तो उसमें गुल्म व्याधि में जो चिकित्सा बताए वो सारी चिकित्सा वातज पित्तज कफज के हिसाब से देख के, जैसे उसमें बोला वातज गुल्म है तो घृतपान कराएं, फिर पित्तज है तो उसमें पित्त शामक गुल्म की चिकित्सा करें, कफज है तो उसमें वमन कराएं, जो गुल्म व्याधि में चिकित्सा है, या फिर बस्ती का प्रयोग करना है जहाँ पे जैसा टर्म्स एंड कंडीशन बताया है गुल्म व्याधि का, वह अगर हम लोग करते हैं तो अन्न निगलने में जो तकलीफ हो रहा है वो जो, क्योंकि ये अन्न निगलने का कार्य कौन करता है, तो प्राण प्राण प्राणो हाँ प्राणवायु ही करता है, तो प्राणवायु का जो अन्न निगलना, उसके बाद में श्वासोश्वास करना, उसमें प्राणवायु का ही रहता है। जो बोलते हैं ना अन्न श्वासान्न क्रिया, अन्न को निगलने का जो डिग्लूटेशन स्वॉलोइंग का जो काम रहता है वो प्राण का रहता है। पूरा स्थान उदाहरण से नासारामी गलाशय बाघ प्रवृत्ति अन्न वाक प्रवृत्ति प्रवृत्ति बल वर्ण स्मृति क्रिया, उदाहरण करिए प्राणवायु का ही है, तो अन्न को निगलने का कार्य कौन करता है, तो प्राणवायु करता है। तो प्राणोत्र मूर्धग जो भी है उसमें है कि हमें जो अन्न को निगलना है, तो इसीलिए गुल्म व्याधि की चिकित्सा जब कर दिया तो प्राणवायु को पूरी तरह से बैलेंस कर देता है। इसी तरह से कंठ रोग के पेशेंट आते हैं हमारे पास, कंठ रोग के आते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है कि कुटकी लेना है, अतिविषा लेना है, पाठा लेना है, दारू हरिद्रा लेना है, मुस्ता लेना है, इंद्रियव लेना है, इसको गोमूत्र में डाल के क्वाथ बनाना है, और इसका प्रयोग हम लोग जब करते हैं तो कंठ रोग ज्यादातर, मैं यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिनको गले का कैंसर हुआ है, थ्रोट में कैंसर हुआ है, मैलिग्नेंसी हुआ है, उसमें कुटकी, अतिविषा, पाठा, दारू हरिद्रा, मुस्ता और इंद्रियव, इसको गोमूत्र में क्वाथ करके और मुख में धारण करना है और फिर उसके बाद में पी लेना है, तो मैलिग्नेंसी में बहुत अच्छा फायदा होता है। जिनको अर्बुद है, बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है और अन्न निगलने में तकलीफ हो रही है,
तो उसमें, और वो कफत संप्राप्ति अगर ऐसा आ रहा है तो भल्लातक लेना है। भल्लातक का जो पत्ते उत्ते गिर जाते हैं वो सब ले लेना है, या भल्लातक का शीर पाक बनाना है और इसमें दूध में डाल के और थोड़ा थोड़ा ना सिप बाय सिप लेना है। या फिर रसांजन लेना है, रसांजन जो दारू हरिद्रा से बनता है उसको थोड़ा थोड़ा चूसना है। तो मुख रोग में ये बहुत अच्छा फायदा हो जाता है कि वह आगे बढ़ता नहीं है, मुख रोग का परिणाम जो है वह फैलता नहीं है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। भल्लातक का शीरपा को थोड़ा सिप बाय सिप लीजिए। या फिर जो मैंने बताया कि कुटकी है, अतिविषा है, पाठा है, दारू हरिद्रा है, मुस्ता है, इंद्रिय है, उसको गोमूत्र में क्वाथ करके पिलाना है, थोड़ा थोड़ा पिलाना है। तो इससे मैलिग्नेंसी में बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। ये हमारे सर ने सिखाया है और यही प्रैक्टिस में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको गलॉग होता है, या जो अन्न निकलने में तकलीफ हो रही है, तो इसमें बहुत सारे और भी हो गए, जैसे यवक्षार और गुड़, इसको घी के साथ मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा चूसना है। जिनको गले में का प्रॉब्लम है ना, अन्न निकला नहीं जा रहा है, या फिर वहाँ पे जो ये ग्लैंड में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गया है, एड्यूनाइट ग्लैंड रहता है या टॉन्सिल वाला ग्लैंड रहता है, उस अन्न निकलने में तकलीफ हो रही है, कोई इन्फेक्शन है या जीभ के अंदर इन्फेक्शन है, तो इसमें यवक्षार और गुड़, इसको मधु के साथ थोड़ा थोड़ा चूसना है, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अरोचक के पेशेंट आते हैं जिनको खाना खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसमें हमें देखना है कि वायु का कोई रोग है क्या। वायु के रोग हो सकते हैं जो अग्निमंदता के कारण हो सकते हैं, या फिरंग या उपदंश का हिस्ट्री है क्या, मतलब सिफिलिस या गोनोरिया हुआ है क्या, या ज्वर आया है उसकी वजह से उनको अरोचक हुआ है क्या, या अपचन है, खाया पिया पचता नहीं है इसलिए क्या उनको अरोचक है क्या, धातु क्षय हुआ है, बहुत ज्यादा शुक्र क्षय किया है, या अनुलोम क्षय से धातु का क्षय हुआ है, उसकी वजह से अरोचक हुआ है क्या, या गर्भिणी स्त्री है, गर्भिणी माता बहन है तो उसको अरोचक हुआ है क्या, क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन तो फिटल सर्कुलेशन की तरफ जा रहा है, तो उसको अरोचक है क्या, यह हमें पहले डायग्नोस करना है, हेतु निकालना है। उसके बाद में चिकित्सा क्या करना है, तो कुछ द्रव्य है हमारे सर ने बताया है, जैसे कि मरीच लेना है, काली मिर्च लेना है, जीरा लेना है, द्राक्षा लेना है, फिर जो ये रहता है दाड़िम लेना है, स्वरवर्चल नमक लेना है, कोकम, आप लोग को मालूम होगा कोकम का चूर्ण मिलता है जिसका कोकम शरबत बनता है, वह ले लेना है, गुड़ लेना है और मधु लेना है, इसको सम प्रमाण में लेना है। मैं फिर से बताता हूँ, मरीच लेना है, जीरा लेना है, फिर द्राक्षा लेना है, कोकम लेना है, दाड़िम लेना है, स्वरवर्चल, दाड़िम का बीज का चूर्ण मिलता है, स्वरवर्चल नमक लेना है, गुड़ लेना है और मधु लेना है, सम प्रमाण में लेके थोड़ा थोड़ा चाटना है। तो इससे ना ये कोई भी तरह का अरोचक में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर वातज अरोचक रहे, तो अपने ग्रंथों में तो वातज अरोचक की बहुत सारी दवाई बताइए, लेकिन हमारे सर का भी सुन के आप लोग यूज करिए, आप लोग को बहुत अच्छा फायदा होगा। मेरे भी 20 साल के प्रैक्टिस में बहुत अच्छा फायदा हुआ है। तो जैसे कि अब्रक भस्म और रौप्य भस्म का प्रयोग हम लोग द्राक्षारिष्ट के साथ प्रयोग करते हैं, वो भी एक एक चुटकी के मात्रा में, एक एक रत्ती के मात्रा में अब्रक भस्म या रौप्य भस्म, या मिक्स करके अब्रक और रौप्य, इसका एक एक चुटकी की मात्रा में सेवन करना है, और ऊपर से द्राक्षारिष्ट पी लेना है। द्राक्षारिष्ट 50 ml सुबह, 50 ml शाम को, इतना लेने से वातज अरोचक में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पित्तज अरोचक अगर रहे, पित्त वाला, पित्त के दुष्टि की वजह से, पित्त का उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता, सरता, ये सारे विस्तृता, ये सब के वजह से पित्तज अरोचक रहे, और पेशेंट को खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कटुकास्यता है, तिक्तास्यता है और अरुचि है बहुत ज्यादा पित्त के वजह से, तो उसमें सीतोपलादी चूर्ण लेना है, प्लस प्रवाल पंचामृत लेना है, प्रवाल पंचामृत लेना है, और इसको मिक्स करके और पेशेंट को चाटन कराना है। चाटन करके वो इंटरनली सुबह शाम जाए, या एक एक घंटे 2-2 घंटे पे सीतोपलादी चूर्ण, फिर प्रवाल लेना है, और प्रवाल पिष्टी ले सकते हैं, प्रवाल भस्म ले सकते हैं, और प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध भावित ही होना चाहिए। गोदुग्ध भावित नहीं रहा तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इसका प्रयोग करने से पित्तज अरोचक में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से कफज अरोचक के पेशेंट आते हैं, तो उसमें अग्नितुंडीवटी और हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग करने से कफज अरोचक में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से ज्वर के बाद जो अरोचक आ रहा है, मतलब किसी को क्रॉनिक फीवर है, अभी हमारे पास कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए जिनको अरोचक ऐसा प्रॉब्लम था, खान लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ऐसे कंडीशन वाले आए थे। तो मैंने ऐसे सभी लोगों को बोला, आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे लोगों को सिखाया, बहुत सारे लोगों ने किया, अपने पेशेंट में करवाया, तो फायदा हुआ। तो क्या करना है कि पुराना नींबू का जो अचार होता है उसको अगर खिला दें तो ज्वर के बाद जो अरोचक होता है वो ठीक हो जाता है। उसमें ज्यादा मसाला नहीं, नींबू का अचार जो रहता है, लेमन पिकल्स रहते हैं, उससे फायदा हो जाता है। या फिर करवंद नाम की वनस्पति होती है, उसका अचार महाराष्ट्र में बहुत मिलता है, प्रचलित है, करवंद नाम की वनस्पति,
उसका अचार लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर लघु मालिनी वसंत, एक एक गोली सुबह शाम। स्वर्ण मालिनी वसंत, यह जो है ज्वर के बाद जो अरोचक होता है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये सारे स्वर्ण मालिनी वसंत, लघु मालिनी वसंत, इसको दूध के साथ लेना है, तब ये ज्यादा अच्छा काम करता है। वसंत कल्प को दूध की अपेक्षा रहती है, वो फिर ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। उसी तरह से अपचन जन्य जब अरोचक रहता है, जिसको खाया पिया पच नहीं रहा है, अपचन है, अग्निमांद्यता है बहुत ज्यादा, और उसको अरोचक है, तो उसमें पहले हेतु ये देखना चाहिए कि उसको आमवात है क्या, उसको स्थूलता है क्या, बहुत मतलब मोटापा है, ओबेसिटी है क्या, कोलेस्ट्रॉल उसका कम हुआ है क्या। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल कम होने की वजह से भी अपचन जन्य, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से विकृत हुआ रहता है, तो कोलेस्ट्रॉल कम है या ज्यादा है, लिपिड प्रोफाइल को पूरी तरह से चेक कर देना चाहिए। इसमें फिर क्या करना है कि लहसुन का जो अर्क होता है वो थोड़ा थोड़ा देना है, 2-2 ड्रॉप सुबह शाम दे दें तो लहसुन के अर्क से फायदा हो जाता है। या सम शर्करा चूर्ण है, वह खाना खाने के पहले गर्म पानी के साथ देना है, तो इससे अपचन जन्य जो अरोचक है, अपच हो रहा है, सुबह का खाया पच नहीं रहा 2-3 दिन से, तो ऐसा जो अरोचक है तो उसमें सम शर्करा चूर्ण और लहसुन का अर्क अगर दे दिया, 2-2 ड्रॉप डाल दिया जीभ पे, तो इससे अपचन जन्य अरोचक में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गर्भिणी को अगर अरोचक है तो उसमें अरोचक भी है गर्भिणी को। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे पेशेंट हमारे पास हमेशा आते हैं, तो अरोचक है, उत्क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, जी मिचला रहा है, हृदलास हो रहा है जिसको नौशिया फीलिंग बोलते हैं, या उल्टी बहुत ज्यादा आ रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन वहां जा रहा है, तो अग्निमांद्यता होती है। और गर्भिणी को सर्दी होना ये कॉमन बात रहती है। तो इसमें क्या करना है कि हमें योनि मार्ग में मधु का पिचू रखाने के लिए बोलना है। इसका इफेक्ट तुरंत होता है कि गर्भिणी को अरोचक वगैरह होता है वो ठीक हो जाता है। सोचिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग क्या है, कितना बढ़िया है। और ये प्रैक्टिकली क्लिनिकली प्रूवन है कि योनि मार्ग में पिच्चू रखाना है, भले वो गर्भिणी है, मतलब उसका पूरा इंटरनल वॉस बंद हो चुका है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मधु में मिक्स करके पिच्चू जो बनता है योनि पिच्चू, उसको रखा दीजिए 25 cc तक मिक्स करके, उसमें घी डाल के और दूध जो रहता है वो डाल दीजिए। उसी तरह से शौक्तिक भस्म अगर मधु के साथ चाटेंगे, उससे गर्भिणी का जो नौशिया, अरोचक रहता है, उत्क्लेश रहता है, उल्टी रहता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से आंवला और सेंधा नमक का चाटन करना है, सुबह शाम अगर चाटन करें तो उससे गर्भिणी को जो उत्क्लेश हो रहा है, अरोचक हो रहा है, उल्टी हो रही है, नौशिया हो रहा है, जी मिचला रहा है, वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से मनुका जो रहता है, किशमिश जो रहता है, वो चूस चूस के, चबा चबा के, चूस चूस के फिर खाना है। उसी तरह से मनुका और आमलकी को रात भर भिगो के रखना है और फिर वो नेक्स्ट डे थोड़ा थोड़ा खाना है। तो आमलकी, आंवला का चूर्ण हो या आंवला हो, उसको पानी में, आंवला के चूर्ण को ही भिगो के रखेंगे और मनुका को रखेंगे और उसको मिक्स करके थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा शहद या थोड़ा सा मिश्री डाल के मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा खाना है। तो ये जो रहता है ना, ये अरोचक के लिए बहुत बेस्ट काम करता है, उत्क्लेश के लिए अच्छा काम करता है, उल्टी अगर आ रही है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अभी मुझे बहुत सारा चीज पढ़ाना है, या मैं जो आगे का है वो मैं कल करूंगा क्योंकि टाइम हो गया है, और जितना भी मुख्य रोग है वो 1-2 दिन में नहीं होगा, आगे का मैं और पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इंतजार करिए, कल 7 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मेरा भी ओपीडी रहता है ना, तो मुझे यहाँ आने में थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे अपना प्रैक्टिस संभाल के भी लेक्चर लेना पड़ता है। और पेशेंट जो रहते हैं वो आए, अब पेशेंट जो होते हैं वो हमारे भगवान के रूप रहते हैं, हम कैसे उनको बोले कि आप जाइए, तो मुझे मैनेज करते करते आने में थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग का जो भी प्रश्न है वो आप लोग लिख दीजिए इनबॉक्स में, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग इतने अच्छे हैं ना कि क्या बताएं। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना ओरल हाइजीन को जरूर ध्यान में रखिए। जितना आप लोग अच्छे रहेंगे, मतलब ओरल हाइजीन रहेगा, उतना ज़्यादा दिन दीर्घायु रहेंगे। खुद को भी अच्छा रखिए, फैमिली मेंबर्स को भी रखिए, अपने पेशेंट को भी रखिए। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेखा शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। ये थोड़ा हैंग हो रहा है, 2 मिनट रुक जाइए। जैसे मैं लेक्चर लेके यहाँ पे इनबॉक्स में आता हूँ ना, तो थोड़ा 2 सेकंड के लिए हैंग होता है। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ये जरूर प्लीज करके बोलता हूँ कि ओरल हाइजीन पे ध्यान रखिए। आप लोग ना रोज ब्रश किया करिए, जो लोग ब्रश नहीं करते हैं उनको दांत खराब हो जाते हैं। पहले के जमाने में दातुन इसलिए कराया जाता था। प्लीज प्लीज मैं बोल रहा हूँ कि ब्रश जरूर जरूर किया करिए, सब लोग किया भी करिए, बच्चों को भी आदत दिलाइए, बड़े लोग को भी करिए और पेशेंट को भी बोलिए ब्रश जरूर करना है, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है। डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। देखिए सविता जी कितना बढ़िया बोल रही हैं, इनको मैंने होमवर्क दिया था, इतना किया।
इन्होंने कहा है जीवा की उत्पत्ति कफ रक्त और मांस के सार भाग से हुआ है। कफ रक्त और मांस के सार भाग से। सविता जी आपने होमवर्क पूरा किया है, आपको मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका नाम सब जगह मैं बता रहा हूँ, ये यूट्यूब में भी जाएगा, बाद में भी लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं। तो सविता जी आपने होमवर्क किया। जीवा की उत्पत्ति होती है कफ रक्त और मांस से होती है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं तो हमें जीवा के रोग जब भी होते हैं, जीवा का कैंसर हो या जीवा के रोग होते हैं, तो हमें रक्त पाचक, मांस पाचक और कफ पर काम करने वाली दवाइयों का प्रयोग अगर करें, अप्लाइड एस्पेक्ट यही है, ऐसा जब करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है। डॉक्टर अरविंद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अश्विनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। सविता जी बोल रही हैं कि सर लघु सूचकर चूसने से भी जल्दी हील हुआ है गैरिक और घी के कारण। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ सर के नोट से बता रहा था, लेकिन मेरे को भी मालूम है लघु सूचकर रस और गैरिक और घी से भी ओरल अल्सरेशन ठीक हो जाता है, मुखपाक ठीक हो जाता है। आपने बहुत अच्छा किया, आपने यहाँ याद दिला दिया। और भी आप लोगों को कोई फॉर्मूला आता है तो आप जरूर बताइएगा, हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील पुंडे जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, एक पेशेंट को आफ्टर कोविड ब्लैड फंगस हो गया है और ओरल अल्सर हो गया है, इंजेक्शन एम्फोट्रेसिन भी दे रहे, प्लीज ट्रीटमेंट सजेस्ट करिए। इसमें देखिए सूक्ष्म त्रिफला गंधक रसायन बहुत बढ़िया काम करता है। ब्लैक फंगस हो गया है ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, जैसे कि और सिंपल सिंपल दवाइयां यूज करिए, ब्लैक फंगस पूरी तरह से ठीक होता है। सूक्ष्म त्रिफला यूज करिए, अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल यूज करिए, यह ओरल अल्सरेशन को भी ठीक करेगा, फंगस को ठीक करेगा। महागंधक रसायन का प्रयोग करिए और पूरा आप थोड़ा केस को व्हाट्सएप पे ग्रुप में लिख दीजिए तो मैं आपको और अच्छे से सजेस्ट कर पाऊंगा। इसमें क्या होता है कि कुष्ठ रोग प्लस और क्या है संप्राप्ति, कुष्ठ और रक्तपित्त है क्या, कुष्ठ और प्रमेह है क्या, कुष्ठ और वातरक्त है क्या, कुष्ठ और विसर्प है क्या, ये भी हमें डायग्नोज आयुर्वेद के हिसाब से करना पड़ता है। तो आप अपने पेशेंट को जो ब्लैक फंगस हो गया है उसके वजह से और क्या सिम्टम हो रहे हैं, जैसे रक्तपित्त हुआ है, विसर्प हुआ है, वातरक्त हुआ है, क्या आपको और सिम्टम दिख रहे हैं वो बताएंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। ओरल अल्सर के लिए मैंने जो बताया कि सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल अच्छा काम करता है। इसमें भूनिम्बादी चूर्ण है जो अपने पित्तज ग्रहणी में बताया, भूनिम्बादी चूर्ण है, किरातिक्तादी चूर्ण है, उसका प्रयोग भी अच्छा रहता है। और अगर ओरल अल्सरेशन हो गया है तो त्रिफला क्वाथ का मुंह में गंडूश करें या कवल धारण करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसी तरह से जो व्रण शोधक तेल है उसको मुंह में धारण करें, जात्यादि तेल को मुंह में धारण करने से जल्दी होगा। फिर बाद में थूक दें, उसको अंदर लेने की जरूरत नहीं है, अगर ले पाए लेकिन उल्टी आती है उससे तो व्रण शोधक तेल, व्रण रोपक तेल, जात्यादि तेल, इसका कवल और गंदूश धारण करके फिर मुंह में कुल्ला कर लें। और जितना देर तक रहे, 15 मिनट 45 मिनट, जितना देर तक रखें उतना हील होता है। मेरे को तो ऐसे ब्लैक फंगस के जो पेशेंट आए थे म्यूकोरमाइकोसिस में, तो मैंने तो यही दिया था, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दिया था, बहुत अच्छा फायदा हुआ था। डॉक्टर प्रसाद गोखले जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोगों को और भी प्रश्न है, आप जब भी प्रश्न पूछते हैं ना तो उसको थोड़ा स्पेसिफाई करिए कि क्या क्या सिम्टम दिख रहे हैं। एलोपैथी का डायग्नोसिस है आपके पास, ठीक है, लेकिन आप उसको और अच्छे से क्या और सिम्टम है उसको स्पेसिफाई करेंगे तो ट्रीटमेंट बताने में इजी जाता है। डॉक्टर नवरतन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर पवन शर्मा जी थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत सारे फ्रूट्स भेजे हैं, लव यू ऑल। बहुत देखिए हमारे पवन जी शांति पाठ करते हैं, डेली शांति पाठ करके ही संभाषण हमारा खत्म होता है, तो पवन जी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी बहुत आपको प्रणाम, आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, प्राउड ऑफ यू। डॉक्टर दीपक निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी बोले ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रोसिस ऑफ ओरल कैविटी, सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस, इस पर मैं कल लेक्चर लूंगा, एक दिन रुक जाइए, कल मैं अच्छे से विस्तार से संप्राप्ति हेतु और सारा ट्रीटमेंट कल मैं बताऊंगा। उषा जी एक दिन रुक जाइए। डॉक्टर गंगवार जी बोल रहे हैं व्हाट व्हेन कैन वी डू इन वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, इस पर भी मैं बताने वाला हूं, तब भी मैं अभी बता देता हूं। वोकल कॉर्ड पैरालिसिस है ना तो हमें एकांग वीर रस, रसराज रस, इससे अच्छा फायदा होता है। बृहद्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, ये पैरालिसिस की ही चिकित्सा करनी है। पक्षाघात हेतु सस्ने विरेचनम, अब पक्षाघात है ना तो विरेचन चिकित्सा तो देना ही है, वो पक्षाघात वोकल कॉर्ड में हुआ है तो वहां पे आखिर तो वहां पैरालिसिस ही हुआ है, वहां के मसल्स जो हैं वो वीक हो गए हैं और वोकल कॉर्ड भी वीक हो गया है, तो वहां पे विरेचन चिकित्सा है वो अनुलोमन करती है, वो करना है। और बाकी इसमें गंडूश और नस्य और कवल धारण करना, ये बहुत अच्छा फायदा होता है। और पूरा पैरालिसिस का ही चिकित्सा करना है, एकांग विरस, महावात विध्वंसक रस, महायोग रस गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, नस्य का प्रयोग रहता है।
हम लोग कैसे वोकल कॉर्ड में अंदर जाके अभ्यंग नहीं कर सकते हैं, हम ऊपर से थोड़ा करें, लेकिन गंडुश और कवल और नस्य कर्णपुरन, इसी से वो मसल्स को रिलैक्स होता है और पैरालिसिस ठीक होता है। पंचामृत लौह गुगुल बहुत अच्छा काम करता है वोकल कॉर्ड पैरालिसिस में, मुझे रिजल्ट आया है पंचामृत लौह गुगुल का, आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर आर के मिश्रा जी बोल रहे हैं प्रणाम स्वीकार करें, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद पंडित जी, आपका सब अच्छा होगा ऐसा मैं शुभकामनाएं देता हूँ। पंकजा पटेल जी बोल रहे हैं इरिमिदादी तेल फॉर लोकल एप्लीकेशन व खदिरादी वटी रिकरेंट माउथ अल्सर में दे सकते हैं। 100% देते हैं, लेकिन थोड़ा हमें शोधन भी करना चाहिए और निदान परिवर्जन भी करना चाहिए। तो वो रिकरेंट माउथ अल्सर क्यों हो रहा है वो हेतु निकालना चाहिए, और विरेचन करा दिया तो ज़्यादा अच्छा रहता है, रक्त मोक्षण करा दिया अच्छा रहता है, वमन करा दिया तो अच्छा रहता है, थोड़ा शोधन भी कर दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर आशा टंडेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। इरिमिदादी तेल का तो गम्स के जिंजिवाइटिस और पायरिया में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रसाद जी बोले टंग कैंसर ट्रीटमेंट, टंग कैंसर जो रहता है तो अभी अभी बताया ना, सविता जी ने बताया कि रक्त के और कफ के, रक्त और मांस के सार भाग से जीवा बनी है, तो इसमें मांस पाचक देना है, रक्त पाचक देना है और कफ पे काम करने वाली दवाइयां देनी है। उसके साथ में इरमुंगली घृत आता है, फिर हीरक भस्म होता है, बहुत बढ़िया काम करता है। उसी तरह से रौद्र रस है, उसी तरह से रौद्र रस अगर वो ट्यूमर हो रहा है बहुत ज्यादा उसमें अच्छा काम करता है। ग्रंथि पाचन वट्टी रहता है, फिर गंडमाला कंडन रस, कांचनार गुगुल, ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसी तरह से उसमें अगर वहाँ लीजन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तो बहुत सारे त्रिफला क्वाथ का आप गंडूश कराइए, तेल धारण कराइए, फिर जात्यादि तेल गंडूश कवल धारण कराइए, जात्यादि तेल, व्रण रूपक तेल, व्रण शोधक तेल, ऐसे बहुत सारा। आप एक बार ये केस को मुझे बताइए, मैं अपना नंबर देता हूँ, मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। और इसमें सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी भी देने से कैंसर में बहुत अच्छा फायदा होता है। बस कैंसर समझ के मत करिए इसको, ऐसा सोचिए कि व्रण है और अर्बुद की उत्पत्ति हो रही है, तो हम लोग अर्बुद के लिए मांसपाचक, रक्तपाचक देते हैं ना, और थोड़ा ये जलौकावचारण कर देते हैं। और उसके बाद में जो कैंसर की दवाइयां हैं अपनी, इरमुंगली घृत, व्याघ्र को इरमुंगली बोलते हैं, उससे सिद्ध घृत का भी प्रयोग, गंडूश धारण करें इरमुंगली घृत का, तो कैंसर में काफी हद तक ये ठीक हो जाता है। ठीक है। वैद्य वरुण शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर आशा टंडल जी बोल रहे हैं कि डायबिटिक अल्सर ऑन फुट व्हाट कैन वी लोकली अप्लाई, इसमें पंचवल्कल क्वाथ, पंचवल्कल का कल्क धारण कर सकते हैं, पंचवल्कल क्वाथ से आप शोधन कर सकते हैं, जात्यादि तेल, व्रण शोधक तेल, व्रण रूपक तेल। और डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल करना है तो अपने प्रमेह की चिकित्सा, मधुमेह की सारी चिकित्सा दे दीजिए तो डायबिटिक, और इसमें सूक्ष्म त्रिफला, अमृता गुगुल, कैशुगो त्रिफला गुगुल, ये देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। विश्वास करिए, आरोग्य वर्धनी वटी है, गंधक रसायन है, पंचतिक्त घृत गुगुल है, ये जितने भी कुष्ठ की चिकित्सा है ना और प्रमेह की चिकित्सा, वो सब करने से बहुत अच्छा फायदा। अप्लाई करना है तो कभी कभी हमें कैलाश जीवन अप्लाई करना पड़ता है, कभी कभी शब्दोद्घृत करना, उसमें भी वातज पित्तज कफज रहता है ना। और जैसे शराबी का, विनेता, अलर्जी, कच्छपी का कौन सा अल्सर है उसको आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोस करिए, उस हिसाब से अपने आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक्स दीजिए। अपने वनस्पतियां ज्यादा अच्छी हैं जो अल्सरेशन को गैंग्रीन में कन्वर्ट नहीं होने देती हैं, तो आप करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। शुभा मिश्रा जी बोल रही हैं कि टंग पे व्हाइट कलर का फाइब्रोसिस है, 1 मंथ हो गया। आप बस एक दिन रुक जाइए शुभा मिश्रा जी, मैं कल सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस या फाइब्रोसिस पे लेक्चर लेने वाला हूँ, एक दिन का टाइम दे दीजिए। श्री कल्याण आयुर्वेदाश्रम जी नमस्ते प्रणाम आपको। सनातन सत्य जी बोले हैं टूथ फ्रैक्चर में क्या कर सकते, टूथ फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर क्यों हो रहा है, तो इसमें कैल्शियम की कमी है और वहां पे जो स्नेहांश है वो कम हो रहा है, रुक्षता बढ़ रही है। तो हमें क्या करना है कि तिल तेल का गंडूश कराएं या शीर भला तेल का गंडूश कराएं या कबल धारण कराइए। और टूट फ्रैक्चर हो रहा है तो सुधाकल्प है, जैसे प्रवाल पंचामृत है, प्रवाल पिष्टी है, शंख भस्म है, प्रवाल भस्म है, कपर्दिका भस्म है, शौक्तिक भस्म है, यही सब का हमें योग देना है, सुबह शाम देना है। तो टूट फ्रैक्चर 2-3 महीने में पूरी तरह से ठीक होता है, और जितना कैल्शियम की अपने दवाइयां जाएंगी उतना वो हील हो जाएगा, जो फ्रैक्चर हुआ है वो पूरी तरह से चिपक जाएगा और ठीक हो जाएगा। और टूट फ्रैक्चर क्यों हो रहा है, तो उसका शुक्राशय वो ज्यादा हो रहा है क्या, वो दूध नहीं पी रहा है क्या, और खाने पीने में कैल्शियम का कमी है क्या, ये हेतु निकालिए उसका। शुक्राशय की वजह से भी टूट फ्रैक्चर होता है, कभी प्रेगनेंसी में टूट फ्रैक्चर होता है, तो आपको हेतु निकालना पड़ेगा। बहुत ज्यादा शोक चिंता करके बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो रहा है, क्यों वायु का प्रकोप हो रहा है कि टूट फ्रैक्चर हो रहा है, उसको देखना जरूरी है। हेतु निकालेंगे फिर चिकित्सा करना बहुत मजेदार रहता है और तभी रिजल्ट अच्छा आता है। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी बोल रही हैं कि सर बोलते बोलते आवाज बंद हो जाती है, पेशेंट वायु प्रकृति का है।
पैतृक ग्रहणी भी है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अब आवाज बोलते बोलते बंद हो जा रही है, बहुत सारे लोग ना ऐसे न्यूज एंकर जो रहते हैं उनकी भी आवाज बंद हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, दही और पराठा खा के और जाके बैठ जाते हैं। तो दही पराठा वही अभिसंधि पदार्थ का सेवन हो रहा है क्या, वह देखना चाहिए कि दही पराठा खा के कोई फिर आवाज बैठेगी, तो हमें ना वो हेतु बंद करना चाहिए। खाने पीने का आप ग्रहणी भी है, पैतृक ग्रहणी भी है, तो उनको परपटी कल्प देना चाहिए, जैसे कि पंचामृत परपटी, स्वर्ण परपटी, तक्र का प्रयोग कराना है, दाढ़ी मधिघृत, कटुकाधिघृत, शतावरी घृत, ये सब का प्रयोग करें। वायु की प्रकृति है तो ठीक है ना, घृत का हम लोग सेवन कराएं, गंडूश कराएं और कवल धारण कराएं, तो ये आवाज जो है वहां पे स्नेहन होते रहेगा, वोकल कॉर्ड में, स्वर के यंत्र में स्नेहन होते रहे। इसलिए दाढ़ी मादी घृत का आप कवल गंडूश करा के उसको घोटने को बोलिए, अंदर जाने को बोलिए, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। पैतृक ग्रहणी में भी घृत कल्पना का बहुत अच्छा फायदा होगा। मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कवल गंडूश नस्य और वहां पे घृत का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। और अगर पेशेंट आपके पास पंचकर्म के लिए आ रहा है तो बस्ती दे दीजिए, शीरबला तेल का बस्ती दे दीजिए, तो ठीक हो जाएगा। कैसे भी हमें रुक्षता कम करनी है। मैं तो नस्य और कवल गंडूश पे ज्यादा जोर देता हूँ, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनोद जैन जी बोल रहे हैं गुरहाल जपा कुसुम इफेक्टिव ओरल प्रॉब्लम्स। आपने बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला। जपा कुसुम जो है वो ओरल प्रॉब्लम में बहुत बढ़िया काम करता है सर, सच में। विनोद जैन जी तो सैल्यूट टू यू, आप इतने अच्छे चिकित्सक भी हैं, इतने अच्छे टीचर भी हैं। धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज चंडीगढ़ में आप इतना अच्छा पूरा ईएनटी का पूरा डिपार्टमेंट आपकी वजह से चल रहा है। तो सच में सर आपका जो ये बात है ना, दिल को छू गया। जपा कुसुम जो है ओरल प्रॉब्लम्स में काम करता है, हमारे सर जी ने भी बताया था, इस नोट्स में नहीं था इसलिए मैंने नहीं बोला। अंजू प्रसाद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर इतिश्री साहू जी बोल रही हैं, एक मिनट रुकिए। इतिश्री साहू जी बोल रही हैं कि मैंडुलर ज्वाइंट लॉक में कच्चा केला का पेस्ट एप्लीकेशन, कच्चा केला का पेस्ट, और मैंने मोरचूत बोला, मोरचूत सस्यक जो रहता है उसको मराठी में मोरचूत बोलते हैं, हिंदी में मोरचूत बोलते हैं। सस्यक लेना है, सस्यक ब्लू वेट्रियोल जो रहता है, सस्यक आपने महारस में पढ़ा है। सस्यक एक चुटकी लेना है और कच्चा केला के पेस्ट में एप्लीकेशन करके लगाना है और अंदर घुसा देना है, मुंह में रखना है। या फिर यष्टि मधु का मैंने बताया, ये यष्टि मधु घृत को मुंह में थोड़ा थोड़ा सिप बाई सिप लेके गंडूश करें या कवल धारण करें, उससे वो मैंडिबुलर ज्वाइंट जो लॉक हुआ है वो पूरी अनुग्रह जो है वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर विभा शर्मा जी इतनी अच्छी डॉक्टर है ना, उत्तराखंड की विभा शर्मा, मैम प्राउड ऑफ यू। आप लोग माने या ना माने, जो लोग ये विभा शर्मा मैम है ना, ये आयुर्वेद के आइकॉन है। इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, इतना बढ़िया काम किया। आशा मैम नमस्ते, थैंक यू। विभा शर्मा मैम बोल रही हैं कि अमरूद एवं जामुन के पत्तों को भी ओरल प्रॉब्लम्स में अच्छा इफेक्ट, बहुत बढ़िया बताया। इसलिए तो मैं बोल रहा था विभा शर्मा मैम जो है ना, भारत की इतनी अच्छी स्त्री चिकित्सक है, वो भी काय चिकित्सा इतना बढ़िया कर रही है कि यहाँ तक गूंज है कि विभा शर्मा मैम के पेशेंट जो रहते हैं वो ठीक ही होते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। अभी 5 मिनट में इंटरेक्टिव सेशन शुरू हो जाएगा। सभी लोगों को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। कल हम 7 बजे फिर मिलेंगे और मुख्य रोग पार्ट 3 करेंगे। इसमें सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस और अलग अलग मुख्य रोगों पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद।